सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, आज से ठीक 2 दिन बाद मुल्क में नए साल का नया सूरज तुलू होगा, लेकिन इसके आगाज से पहले ये साल जाते जाते सियासी मंजरनामे पर, या यूं कह लीजिए कि सियासी उफक पर अपने गहरे असरात और करप्शन के काले बादल मजीद गहरे करता चला जा रहा है। अगर हम बात करें सिस्टम की, तो इस वक्त हालात ऐसे हैं कि अवाम का एतमाद उनके मुंतखब करदा नुमाइंदों पर बहाल करना किसी जंग को फतह करने के मुतरादिफ नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि इस गले सड़े निज़ाम को ठीक करना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। और अगर कुछ मैं तुंदो तेज जुमलों का सहारा ले भी लूं, तो जो पिछला हफ्ता गुजरा है वो चोर मचाए शोर की मानिंद रहा है, और यूं लग रहा है कि आने वाला साल सियासी एतबार से बहुत दिलचस्प होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया बारिफ, और हालात हाज़िरा करेंगे तकाबुली जायजा और पेश करेंगे दो टोक मौक़िफ़ और खरा तज्ज़िया। स्टूडियो में मौजूद जनाब नज़ीर लगारी साहब। तो चूंकि प्रोग्राम का फॉर्मेट आप जान चुके हैं, तो देखते हैं कि आज टीम ने पहला क्लिप किस तज्ज़ियाकार का रखा है और जनाब क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए देखते। तो 3 माह में इससे ज्यादा मुसद्दिका रिपोर्ट पाकिस्तान में कभी बनी ही नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने माफिया की तरह इस मुल्क को लूटा और फिर उसे खोखला कर दिया। GIT रिपोर्ट जो सामने आई है उस पर यह कहा जा रहा है कि इसने सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है, और GIT ने यह भी साबित कर दिया कि करना चाहें तो क्या कुछ नहीं हो सकता। वैसे असगर खान केस में भी अगर आप लोग चाहें तो बहुत कुछ हो सकता है, इसकी भी बात करेंगे। लेकिन लगारी साहब, एहसान सादिक ने जो रिपोर्ट दी है GIT की, आपको लगता है कि वाकई दूध का दूध पानी का पानी हो गया, कुछ बचा ही नहीं है पीछे अब? नहीं, आसमान से आई है भाई। एहसान सादिक ने कहा लिखी, ये तो आसमान से आई है, और बिल्कुल ऐसे आई जैसे पाक पवित्र, इसको इसके बारे में सवाल भी नहीं करना चाहिए। अब तो आमिर मतीन ने कह दिया है। आमिर मतीन जैसे संजीदा, जैसे सोबर, जैसे बड़े सहाफ़ी ने जिस तरह से एब्सोल्यूट स्वीपिंग रिमार्क्स दिए हैं इस रिपोर्ट के बारे में, जिसको एक तरह से झूठ का पलंदा कहा जाए, जिसको एक बिल्कुल एक नॉनसेंस की किस्म की बात की जाए कि आपने इतने हज़ारों सफ़ात काले कर दिए हैं और आपने बैठकर चीज़ों का कहीं भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनाया, किसी चीज़ से जोड़ा नहीं है, जो चीज़ें दी हैं उनके साथ शहादतें नहीं दी हैं। आप इल्ज़ामात की फहरिस्त बनाएं, आप गवाह जो लिए हैं आपने वो तक आप उन गवाहों के बारे में भी उनको नहीं बताया। आपने जो बयानात लिए उन बयानात की तफसील भी मुताल्लिका पार्टी को नहीं दी, सारी दुनिया को दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये रिपोर्ट नहीं किसी को देनी है, सबको शेयर कर दी। सारे के सारे जो पहलवान हैं मीडिया के, वो साथ में गठड़ियाँ उठाए रिपोर्ट की, हाँपते कांपते स्टूडियोज में जाकर खोल कर पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, और सारे के सारे सर धुन रहे हैं और एक सुर में गा रहे हैं और चोर चोर का शोर मचा रहे हैं। ओ भाई, ऐसी चीज़ें बहुत तारीख में आई हैं और बहुत तारीख में चली गई हैं। ये बाद में देखना, सब मिलकर इस बात को देखना। इसको मैं आज से बता रहा हूँ, ये गारबेज के एक टोकरी में पड़ी होगी, डस्टबिन में पड़ी होंगी ऐसी रिपोर्टें, और रिपोर्टों का कुछ नहीं होगा। माजी में बड़ी रिपोर्टें बनी थी, सैफुर रहमान ने बड़ी कहानियां बनाई थी, बड़े किस्से बनाए थे। साहब, आप कह रहे हैं कि इन रिपोर्टों का कुछ नहीं होना, ना हम ECL में डल गए, 1 2 नहीं 172। वो भाई वो कह रहे हैं कि हमने जाकर पासपोर्ट जमा करा दिए थे। नहीं है उनको जरूरत जाने की। जो लोग अपना पासपोर्ट जाकर जमा करते, इससे पहले भी ऐसा हुआ था, जिन लोगों ने पासपोर्ट जमा करवाया कहा कि जी हम उनके नाम ECL में डाल रहे हैं, और यहाँ तो वज़ीर आज़म काबीना का इजलास बुलाते हैं। GIT ने नेक नियति से मैं कहता हूँ नेक नियति, किसी की नेक नियति पर शुबा नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसी रिपोर्ट को जब तक इसमें कोई प्रोसिक्यूशन नहीं हुई है, जब तक शुरू इस पर, जब तक कोई कोर्ट ट्रायल नहीं हुआ, जब तक इस पर दिफा का मौक़िफ़ नहीं आया, जब तक इस पर वकील सिपाही ने कोई बात नहीं की, आप इसको आसमानी सहीबा साबित करने पर तुले हुए हैं। ये कौन सी बात हुई? क्या जनाब आमिर मतीन साहब को नजर नहीं आ रहा है कि चीजें आसमान से नाजिल नहीं होती, इंसान बनाते हैं और इंसानों की तरह बनाते हैं। आज तक पाकिस्तान की तारीख में ऐसा, मतलब फिर ऐसे में सियासतदानों का कहना बिल्कुल ठीक है कि हमारा तो पहले मीडिया ट्रायल कर दिया जाता है। ये तो होता है, आप देख रहे हैं कि मीडिया तो तैयार होता है, इधर से इशारा मिलता है, इधर से जनाब पूरी की पूरी रेल चल पड़ती है और सारी घटनाएं उठाई होती हैं रेल ने, और इस तरह रेल जो है रमा दमा होती है। भाई खुदा के वास्ते कोर्ट को ट्रायल करने दें, आप मामलात को कोर्ट में जाने दें, वहाँ पर वकील दूसरे भी होंगे, सिर्फ ये रिपोर्ट नहीं होगी। इस रिपोर्ट पर तो इस्तग़ासा भी कुछ कहेगा और सफाई भी कुछ कहेगा, बहुत कुछ होना बाकी है, और बहुत सी शहादतें आएंगी और सफाई की शहादतें भी आएंगी। कोई चीज़ साबित नहीं हुई, एक चीज़ साबित नहीं हुई है।
चलें, अभी बहुत कुछ वाकई तौर पर की, अगला क्लिप दिखाएं जी, किसका है और कौन क्या गुफ्तगू कर रहा है। तो नाज़रीन, आज तक तो हमने ये देखा है कि जब कोर्ट में कोई पिटीशन दायर की जाती है तो अगला फरीक जो होता है वो सामने आने वाली रिपोर्ट को या उस केस को चैलेंज कर देता है। यहाँ पे मामला कुछ हो रहा है। लगारी साहब, भट्टी साहब ने तो बिलावल भुट्टो की तकरीर को चैलेंज कर दिया। वो कह रहे हैं कि लिखी लिखाई तकरीर थी, इसमें बिलावल भुट्टो के अपने अल्फाज नहीं थे। अभी वो मीडिया टॉक खड़े करने के लिए उन्हें खड़ा कर दें तो ऐसा वो कुछ नहीं बोलेंगे जैसे उन्होंने तकरीर में कहा था। एक तरफ कहते हैं जी, एक तरफ एक फरीक कहता है कि बनी बनाई तकरीर वो रिपोर्ट है जो पेश कर दी गई। एक साहब कह रहे हैं लिखी लिखी तकरीर है जो कर दी गई है। अकल से कोई काम नहीं कर रहा है क्या? वहां से आई होगी जहां से रिपोर्ट आई है, वहां से एक तकरीर भी आ गई। आप जो है वो एक लिखी लिखाई तकरीर हम आपको भेज रहे हैं, आप मेहरबानी करके ये तकरीर शुरू कर दें और इस तकरीर में वो फाजिल जमीली की एक नज़्म डाल दें और एक और नज़्म फलां साहब की डाल दें, एक और उसकी नज़्म डाल दें और इस तरह से आपकी तकरीर तैयार हो जाएगी। भाई खुदा का खौफ करें, एक आदमी तकरीर कर रहा है और आपके सामने है, वो तकरीर कहीं छुप छुपा कर तकरीर नहीं कर रहा है। अगर वो लिखी हुई तकरीर है तो जाहिर लिखी हुई तकरीर है। मेरा सवाल ये है कि अगर बिलावल भुट्टो ने तकरीर की तो आपको नहीं लगता कि काफी वो जारहाना अंदाज में आए, सामने एस्टैब्लिशमेंट को टारगेट किया? वो करते हैं, जाहिर है वो टारगेट पर हैं, इसलिए टारगेट कर रहे हैं। अब उनसे अगर पूछ रहा है कि तुम 1 साल के थे जब फलां चीज कायम हुई थी और तुम उसके मुजरिम हो या उसका तुम्हारे पर इल्जाम लगाया जाता है और तुम 6 साल के थे तो तुमने फलां जो है इस तरह का जुर्म किया था, हम तुम्हारे पर ये इल्जामात लगा रहे हैं। और ये बुकरात आजम जो हैं अपना JIT वाले वो इनके ऊपर एक थोप रहे हैं, जाहिर रिटिलिएट करेंगे, वो रद्द अमल देंगे और कहेंगे कि ये गलत है, झूठ का पलंदा है, और इसी तरह करेंगे। उनका अंदाज जारहाना होगा। कौन सा इस तरह बैठकर नहीं आप मुझे ये भट्टी साहब ने वो कहते हैं कि 20 करोड़ अवाम मुल्क की सलामती की ज़ामिन है। ये हमेशा सलामती का सवाल कहां से आता है कि पाकिस्तान मतलब ये होता है, ये सिक्योरिटी स्टेट में इस तरह के सवाल उठते हैं जहां डिलीवरिंग स्टेट हो, जहां पर जो है वो आपके पाकिस्तान के लोगों का या दुनिया के जिस मुल्क में भी हो जहां पर लोगों को एक सलामती, लोगों की सलामती जो है वो दरकार होती है। लोगों की इकनॉमी मुआशी सलामती, इक़्तिसादी सलामती, उनकी जिंदा रहने की सलामती होती है। तो वो हुकूमतें जो होती हैं वेलफेयर स्टेट्स होती हैं। सिक्योरिटी स्टेट में तो इसी तरह के सवाल होंगे। मुल्क को ख्याल करो भाई, मुल्क को खतरा है, मुल्क जो है इस तरह का है, 20 करोड़ अवाम मुल्क के जो हैं वो हिफाजत के लिए उठ खड़े हुए हैं। इस तरह के सवाल। अल्लाह का शुक्र है कि मुल्क को खतरा नहीं है, लेकिन बकौल भट्टी साहब के कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के चले जाने का खतरा जरूर है। जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है वो उनके हाथ से निकलते दिखाई दे रही है और पीपल्स पार्टी की क़यादत भी अब कहां से दिखती है? उनकी कतई अक्सरियत है भाई। आप आसमान से तारे तोड़कर लाएं तो उनको नहीं खत्म कर सकते। हाँ, अगर आप लोगों को पकड़कर गिरफ्तार करके और बिल्कुल एक सब से दूसरी सब में शामिल करें तो ये आपके आइन के भी खिलाफ है, आपके इलेक्शन रूल्स के भी खिलाफ है। आप कर ही नहीं सकते, लोगों को लोटा नहीं बना सकते हैं। क्या करवाएंगे आखिर में आकर? तो जो खुर्रमशेर ज़मान ने कहा कि आने वाले खुर्रमशेर ज़मान है वो तो इस तरह की बात करते रहे, उनको किसने रोका है? वो जब चाहें जो चाहें कहते हैं, उनका क्या मसला है? चलें अब देखते हैं कि कामरान खान साहब ने क्या, वो अपने प्रोग्राम में क्या फरमा रहे हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, एक हरीफ अपने दूसरे हरीफ पर करता है बैशिंग और बोलता है कि उनसे ये काम नहीं होने वाला, मौजूदा हुकूमत को टारगेट कर ही लिया गया है। लेकिन मरीम नवाज के बारे में दिलचस्प बात कर गए हैं कामरान खान के प्रोग्राम में जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब, और वो ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में अगर मुस्तकबिल की हम बात करें तो मरीम नवाज का एक सियासी मकाम होगा। लगारी साहब, आप मुत्तफिक हैं? देखें, अगर कोई सियासी अमल में शरीक होते हैं तो ज़ाहिर है उसका सियासी मकाम बनता है। अगर किसी गैर सियासी अमल में शरीक हो तो गैर सियासी मकाम बनेगा। उनने सियासी अमल में शिरकत की है, अपने वाले साहब साथ खड़ी हुई हैं, पूरा मुल्क देख रहा है। जिस तरह की भी हालात हुए कंसिस्टेंसी के साथ उन्होंने खड़े होकर वालिद के साथ जलसों में शिरकत की, जुलूसों में गई। अब एक ट्वीट किया है तो उसके ऊपर जो है जुमला मोतरज़ा आ गया, एक सवाल है अगर जी ये ट्वीट क्यों कर रही हैं वो? अच्छा, उन्होंने कहा जी अब आपको शिकायत है कि नहीं, वो आगे क्यों नहीं बढ़ती हैं? तो ये लोग अगर सियासी इक़दाम करेंगे तो मुझसे मशवरा करने के बाद या कामरान खान साहब के से मशवरा करने के बाद करेंगे। जाहिर है वो अपने प्रोग्राम के मुताबिक, अपनी सोच समझ के मुताबिक, अपनी फिक्र के मुताबिक, अपनी तरजीहात के मुताबिक करेंगे। जब सियासी अमल में जाएंगे, जिस सियासी अमल में जाएंगे, जिस तरह से आप कल ने उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था, वो जेल में बैठकर उन्होंने जिस तरह से आराम से सुकून से जेल काटने के बाद जमानत तौर पर घर पर गई हैं, वो घर से बैठकर जो भी काम होगा, होमवर्क होगा, कुछ चीजें होंगी वो कर रही होंगी। जब उनको सियासत आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नून की बागडोर उनके हाथ में जा सकते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब तो खुद जेल में है, शहबाज शरीफ साहब पे केसेस हैं। नहीं, केसेस तो होना कोई ऐसी बात नहीं है कि साबित हो गए हैं। उसका
बड़ी बात है, लेकिन ये कि वो एक सियासी अपना एक वज़न रखती हैं और बड़ा सियासी वज़न रखती हैं। वो जब भी सियासत में आएंगी अपना एक बड़ा मकाम बनाएंगी, ऐसा नहीं है। वो चीज़ें इस तरह से हमने होते हुए देखी है। ख़त्म हो गया भुट्टो का किरदार, ख़त्म हो गया बेनज़ीर का किरदार, ख़त्म हो गया नवाज शरीफ का किरदार, ख़त्म हो गया जरदारी का किरदार। ये सारी चीज़ें कहानियाँ हमने 25 साल पहले भी सुनी हैं, 30 साल पहले भी सुनी है। माइनस भुट्टो, माइनस फलां चीज़ें करें, वो जो आपकी बनाई हुई वो माइनस हो जाएंगी तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो अवाम बनाते हैं वो माइनस नहीं करते। लेकिन वाकई में आने वाले दिनों में आवाम को भी कुछ सियासी नए चेहरों की जरूरत है। चलिए अगला। 2 मिलियन अरब डॉलर ले लें और मेरी जान छोड़ दें। यूं लग रहा है कि सवाल ये पैदा होता है कि वाकई नवाज शरीफ इन केसेस से बाहर निकलने के लिए हर तरह से हाथ पांव मारने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो एनआरओ हम अक्सर खबरों में पढ़ते सुनते, जो सियासी लोग हैं, जो सियासी शख्सियात उनकी जबान से भी सुनते हैं। लगातार साहब, वाकई कुछ ऐसा होगा? इतना आसान इन केसेस से बाहर निकल जाना? नवाज शरीफ ने माजी में किया था एनआरओ, माजी में उन्होंने जो है एक डील की थी। अब की मौजूदा हालात में वो डील करते हैं या नहीं करते हैं ये अलग बात है। हम तो ये भी सुन रहे हैं कि डील हो गई है और डील 2 अरब की भी नहीं है, बात लोग इसको 5 अरब की डील भी कह रहे हैं और कुछ और डीलें भी कह रहे हैं। एक से ज़्यादा डील हो रही हैं, किसी के साथ और डील हो रही है, किसी के साथ, इस तरह की आवाज़ें आ रही हैं और ये बात कही जा रही है। लेकिन किसी उस एंड पर कौन है जो डील कर रहा है? ये उधर बैठे हुए हैं। ये डील के लिए ऑफर हुई है तो किसको हुई है? क्या इमरान खान को हुई है? क्या किसी और इदारे के सरबराह को हुई है? क्या किसी सर्विसेज के सरबराह को हुई है? क्या किसी ख़ास किस्म के सियासी अहम शख्सियत को हुई है? पाकिस्तान में डील की ऑफ़र या डील कराने की ऑफ़र किसको की जाती है? ये बात एक अगर वफाकी वज़ीर कह रहा है और ये कह रहे हैं कि जी मैं ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ और वो ये कह रहे हैं कि ये मैं ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, कि तो फिर उन्हें को बता देना चाहिए कि उन्होंने क्या सियासी हुकूमत को ये पेशकश की गई है या गैर सियासी अनासर को पेशकश की गई है या किसी सिक्योरिटी इदारे को क्या की गई है या किसी अदालती जो है वो शख्सियत को की गई, किसको की गई है डील की, और क्या जिसको डील की ऑफर की गई है वो डील एक्सेप्ट करने की पोजीशन में है कि नहीं। ये सारी चीज़ें वजीर साहब अगर बता देते तो चीज़ें आसान हो जाती, ना सिर्फ हमारे लिए आसान हो जाती है बल्कि प्रोग्राम में बैठे सभी आसान हो जाती, प्रोग्राम देखने वालों के लिए भी आसान हो जाती। जिस तरह से मैंने शुरू में कहा कि अवाम वाकई परेशान है कि अब जिनके हाथ में उन्होंने इख्तियार दिया है क्या वो भी उन लोगों के साथ उतने ही सगे हैं जितने की पिछली हुकूमत उनके साथ सब कुछ कर चुकी है। नाज़रीन, अभी प्रोग्राम में लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे भारत की और वहां पर रहने वाले उन मुसलमान शहरियों की जिन पर जो जमीन है वो दिन ब दिन मजीद तंग होती चली जा रही है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हमने जिक्र किया था उन मुसलमानों का जो कि बदकिस्मती से भारतीय सरजमीन का हिस्सा हैं और दिन ब दिन उन पर इंतहा पसंदी के दरवाजे इस हद तक खोले जा रहे हैं और भारतीय रियासत उनके साथ सलूक ऐसा बरत रही है कि अब जो मुसलमान वहां पर रहते हैं, जो कि वहां के शहरी हैं, उन्हें वहां पर नमाज पढ़ने की खुलेआम इजाजत भी नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है, या यूं कह लें कि हैरानकुन बात यह है कि भारतीय मीडिया जो आज तक पाकिस्तान की और मुसलमानों की हर्ज सराई पर उतरता हमें बात करता हुआ, बैशिंग करता हुआ दिखाई देता है, अब उसने अपने न्यूज चैनल्स के थ्रू ये खबर नशर की कि वाकई वहां पर जो रहने वाले मुसलमान हैं उनके हुकूक सलब किए जा रहे हैं और वहां पर जो पाक्स हैं वहां पर भी उन्हें नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। इंतहाई घटिया बात यह कि वहां पर जो रहने वाले लोग हैं अगर वो नमाज खुले में ना पढ़ सकें तो ऐसे में गंदा और गलीज पानी पार्कों पर और सड़कों में फेंक दिया जाता है। हो क्या रहा है वहां पर, आइए ये क्लिप देखते हैं। न्यूज़कास्टर ने तो ये बोला कि ये अहकामात जो हैं वो पुलिस की जानिब से सामने आए हैं, पुलिस हुकाम कैसे कहना है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी जो होती है, जो पुलिस होती है, जो रियासत की इंतजामिया होती है, वो खुद से कोई फैसला नहीं लेती जब तक फैसले ऊपर से ना आए। और हमने ये भी देखा कि मोदी सरकार, शिवसेना के गुंडे जो हैं वो दिन ब दिन भारत को एक ऐसी सूरत हाल से दोचार करने वाले हैं, ऐसा लगता है जैसे आइंदा आने वाले कई रोज में जिस तरह से मकबूजा वादी कश्मीर की सूरत हाल हम देखते हैं तो शायद कि भारत में भी कुछ ऐसे ही फिरकावारियत जन्म लेगी। लगारी साहब, ये जो हो रहा है वो वाकई इंतहाई अफसोसनाक और इंतहाई शर्मनाक है। ऐसा है कि जब आपकी ठोस बुनियादें इस रियासत की, भारत की ठोस बुनियादें जो थी बतौर मुमलिकत के, बतौर रियासत के, जब तब बतौर एक मुल्क के ठोस बुनियादें जो थी वो सेकुलरिज्म पर रखी थी। जब सेकुलरिज्म का वहाँ पर धर्म तख्ता होता है
जब वहाँ पर जो है वो तमाम आबादियों को, आबादी के तमाम मज़ाहिब को, तमाम फ़िरक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को जोड़ा जाता है और कहा जाता था कि जी सबको आज़ादी है, जो जिस तरह से चाहें इबादत करें। अगर आप एक पर पाबंदी लगाएंगे, अगर चर्च पर आप आग लगा देंगे, अगर चर्च में आप लोगों को कत्ल कर देंगे, अगर इस तरह से जैन लोगों को आप कत्ल करेंगे, अगर सिखों के गुरुद्वारे पर अटैक करेंगे, उनके जो सुनहरी दरबार था गोल्डन टेम्पल, उसके अंदर आकर आपका धड़ाधड़ गोलियां चलाएंगे, इस तरह से जब आप मुसलमानों को बाकायदा नमाज नहीं अदा करने देंगे, इसका मतलब यह है कि आपका सेकुलरिज्म गिर रहा है, आपका सेकुलरिज्म कोलैप्स हो रहा है। और ये कोलैप्स होना जो है, सेकुलरिज्म का कोलैप्स होना, भारत के अंदर रियासत का कोलैप्स होना है, रियासत का गिर जाना है। अब उस रियासत के आप जवाब खो रहे हैं। भारत सैकड़ों कौमियतों, कौमों, आज़ाद डिसइंटीग्रेटेड ग्रुप्स का मुल्क है। मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं, मुख्तलिफ तहजीबें हैं, मुख्तलिफ रियासतें हैं, और उन लोगों को जोड़ रहा था एक चीज़, वो था सेकुलरिज्म जो इनको जोड़े हुए था, उसको आपने तार तार कर दिया, काट कर एक तरफ फेंक दिया है। अब लोग जो इस तरह से जुड़े हुए थे वो उस कैद खाने में उस दायरे के अंदर नहीं रहे जो दायरा उनको तहफ़्फ़ुज़ देता था। तो फिर क्या करेंगे लोग? तो अलग होने का रास्ता क्या है? वो आने वाले दिनों में मुझे, मैं जिस तरह कि मैंने पहले भी कहा, जैसे मकबूजा वादी कश्मीर में तो दो धड़े हैं ना, पाकिस्तानी इंशाल्लाह होने वाले, हम मुसलमानों की बात कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ वहां पे रहने वाले हिंदू हैं। आपने भी बात की कि रियासत जो भारतीय रियासत है वहां पर तो बहुत सारी रियासतें आबाद हैं, बहुत सारे धड़े हो जाएंगे वहां पर एक नहीं है। वहां तमिल और तेलुगु तहजीब जो है तमिलनाडु की, जी। वो 5000 साल पहले की तहजीब है। वो जो जुबान वहां बोली जाती है तमिल जुबान, वो पिछले इस आर्याई अहद से बहुत पहले की जुबान है। वो हिंदू मत के इस सरजमीन के आने से भी पहले, जो यहाँ पर रीजन इस इलाके में जो मजहब आया है, जो आर्याई मजहब आया है, हिंदू मजहब जो आया है, उसके आने से भी पहले तामिल वहाँ पर रहते हैं और वो अपने अलग दीन, अलग मजहब के साथ या अलग अपनी जुबान के साथ, अलग तहजीब के साथ वो अलग मुल्क का मुतालबा करेंगे। इसी तरह से जो है महाराष्ट्र एक अलग मुल्क की तरह है, इंटिटी अलग है, एक उनकी तहजीब और सकाफत अलग है, वो नहीं एक साथ रह सकते हैं। इसी तरह से गुजरात जो है वो एक अलग इंटिटी है, अलग तहजीब है, अलग सकाफत है, अलग जुबान है। इसी तरह से जो है वो मध्य प्रदेश की अलग जुबान है, अलग सकाफत है। अगर आपने इसको जोड़ने के अमल को तोड़ दिया है, और तोड़ दिया है, अगर इस जोड़ने के अमल को तोड़ दिया तो रास्ता क्या बचेगा? रास्ता डिसइंटीग्रेटेड होगा, फिर इंडिया जो है वो तकसीम होगा, तमिल अलग हो जाएंगे, गुजरात वाले अलग हो जाएंगे, महाराष्ट्र वाले अलग हो जाएंगे, और करियाला वाले अलग हो जाएंगे, बंगाल वाले, बंगाली तहजीब बहुत कदीम है, बंगाल वाले अलग हो जाएंगे, आसाम और सिलट वाले अलग हो जाएंगे। वहां तारीखें चल रही हैं, वहां पर लोग कुर्बानियां दे रहे हैं। तो फिर आपने तो उस रास्ता दे, रियासत के इंतजामिया को ये सोचना होगा कि मजहब के नाम पर ऐसे ऐसे दंगे और फसाद होते हैं कि कौमें उजड़ जाती हैं, मुल्क तबाह बर्बाद हो जाते हैं। पाकिस्तान का जिक्र कर लेते हैं कि पाकिस्तान में सूरत है, पंजाब भर में सीएनजी स्टेशन जो हैं वो 12 रोज के लिए बंद कर दिए गए हैं। तमाम सीएनजी स्टेशन अब 10 जनवरी को खोले जाएंगे। ये मैं पंजाब की सूरत हाल से आपको अपडेट कर रही हूँ। और ये भी बता दूं कि जो सीएनजी स्टेशन हैं वो 28 दिसंबर से 10 जनवरी के दरमियान बंद रहेंगे। पंजाब में तो ऐसा होगा ही, लेकिन इसके बावजूद कराची की सूरत हाल भी कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। कुछ दिनों में कहा जा रहा है कि कराची में जो सनतकार हैं, जो ताजिर बरादरी है, वो भी आने वाले चंद दिनों में धरना दे देगी। तो इस वक्त अवाम क्या तासुरात रखते हैं, अवाम किस रद्द-ए-अमल का इजहार करते हैं, आइए अवाम की ज़बानी जानते हैं। सीएनजी पे तकरीबन 1-1.5 महीने पहले रेट बढ़ा दिए थे, और उसके बावजूद फिर सीएनजी डेली बंद होना, लोड शेडिंग के बगैर बंद होना, जो है जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान पड़ता है, कारोबार के ऊपर बहुत नुकसान पड़ता है। अब 2-3 दिन गैस बंद हो जाता है, 4-4 दिन गैस बंद हो जाता है, उसको हम कैसे पूरा करें, अपने घर को कैसे चलाएं? सीएनजी की वजह से बहुत कारोबार मुतासर हो रहा है। हम गरीबों का तो रोजी पानी चूल्हा तकरीबन बुझ ही गया एक तरीके से। सिर्फ तब्दीली बड़े लोगों के लिए, गरीब आदमी को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। बड़ी मेहरबानी है कि गरीब आदमी के लिए सोचा जाए। बहुत ज़्यादा मकसद करने का अच्छा हो चुका है, लोगों की है ये कहने का मकसद ये हो गया है, वो गया कुछ नहीं है। बहुत अच्छा काम हो रहा है मुल्क के अंदर, और तब्दीली आ गई है, आने रही है। हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि वो पुरानी हुकूमतों वाला जो सिलसिला था वो ख़त्म करें और आवाम को सीएनजी फराहम करें, ताकि ट्रांसपोर्ट का जो मसला है वो दूर हो सके। हम तो कहते हैं ये आएगा तो बेहतरी होगी, लेकिन इस टाइम पाकिस्तान का अल्लाह हाफिज़ और गरीब मर गया, डूब गया, तबाह और बर्बाद हो गया। सीएनजी बंद होगी, गैस बंद होगा, घरेलू परेशानियां होंगी, घर में चूल्हा नहीं जलेगा। उससे क्या होगा कि आवाम सड़कों पे होगी। आवाम को मजबूर किया जा रहा है कि आवाम आज फिर सड़कों पे आए।
तब्दीली बड़े लोगों के लिए है, आवाम के लिए कुछ नहीं। और एक तरीके से अगर देखा जाए, मैं तनकीद नहीं कर रही, तो आवाम का कहना किसी हद तक ठीक है लगारी साहब जी। ये फेलुअर है मुल्क के अंदर मौजूद हुकूमत का, टोटल फेलुअर है। पहले उसने घर गिराए, लोगों को बेघर किया, फिर उसने रोजगार के लिए जहां जहां कोई रोजगार कर रहा था, कोई रेहड़ी लेकर जा रहा था, कोई ठेला लेकर जा रहा था, किसी ने कोई जगह बनाई हुई थी रोजगार की, सब तबाह करके उनको बेरोजगार किया। अब लोग जो जहां पर घर पर अपने अगर गैस नहीं है उनको, तो जाएं जी आप कन्वेंशनल तरीकों पर जाओ, लाठियां जमा करो, लकड़ियां जमा करो, जाओ बाजार से लेकर आओ, फिर उसके ऊपर खाना पकाओ। ये क्या आपको अयाशी सूझी है कि जनाब आप गैस पर खाना बनाएंगे? फिर वो जो फैक्ट्रियां चल रही थी वो भी गैस पर नहीं चलाओ, वो फैक्ट्रियां भी जाएं और जाकर पेट्रोल लेकर आएँ, या जिस पर आपकी, अब तो उन्होंने गैस की बुनियाद पर अपने इंजन भी ऐसे लगवा लिए थे कि जनाब अब गैस मिलती रहेगी और चलता रहेगा। इस मुल्क में इंजन रोक दिया गया, लोग से छतें छीन ली गई हैं, लोगों से घर छीन लिए गए, लोगों से रोजगार छीन लिए गए। और बरकतें ये थी कि 1 करोड़ रोजगार आ रहा है, 50 लाख मकान बन रहे हैं। ये हुकूमत जो है वो बड़े बड़े इस मुल्क के अवाम के लिए बड़े प्रोग्राम लेकर आ रही है। अभी तो ये प्रोग्राम है कि कुचले जा रहे हैं लोग, मारे जा रहे हैं, बेरोजगार किए जा रहे हैं और उन लोगों को तहस नहस किया जा रहा है। आवाम की मुश्किलात में यकीनी तौर पर दिन होता चला जा रहा है। जहां पर आवाम की मुश्किलात हैं, वहीं पर सियासी मुश्किलात भी सियासतदानों के लिए किसी तौर पर कम नहीं है। आसिफ अली जरदारी ने आज कश्मीर में जलसा किया है, वहां पर उन्होंने क्या गुफ्तगू की है बताएंगे आपको, लेकिन इस ब्रेक के बाद। ना आम इंतखाबात ना बल्दियाती इंतखाबात, मुल्क में कुछ नहीं होने जा रहा, लेकिन सबके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी मरकजी क़यादत बहुत सारे अजला में जल्द से जुलूस मुनक़िद करते हुए दिखाई दे रही है और काफ़ी जारहाना पॉलिसी इख्तियार किए हुए हैं। आज कश्मीर में जलसा हुआ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन जनाब आसिफ अली जरदारी अपने कारकुनान से मुखातिब हुए और कहा कि मैं अंधे गूंगे बहनों को मुखातिब करते हुए कहता हूँ कि हमारी तारीख में जब भी किसी ने मुल्क और तरक्की के लिए काम किया तो स्टैब्लिशमेंट ने उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। क्या कहना था उनका, मजीद आइए देखते हैं। तो भाई जब मैंने बेल ली थी तो पासपोर्ट मैंने बेल में वहाँ डाल दिया था। मैं तो इस चीज पे जाने की मुझे जरूरत क्या है? तुमने सिर्फ बैंड बजाना है, ड्रामा करना है, गाना गाना है, टीवी पे करो। ये जब इलेक्शन हो रही थी तब तुमने ये राग शुरू किया था। उस राग से मेरा वोटर जो है वो नहीं डिस्करेज होता। हमको ये जितना काटेंगे, जितना मारेंगे, इतना हम और बढ़ेंगे। बोली तो मेरी मिठी है, पर मैं क्या करा, मैं को अलामना वो घोड़े गूंगे अंधे हमरा नाले जेके इस्लामाबाद से बैठे, इस कर में उर्दू चलाएगा। जब भी किसी ने कंट्रोवर्शियली रूल किया है और तरक्की लाई है पाकिस्तान में और पाकिस्तान की धरती के लिए, अवाम के लिए काम किया है, उनके साथ सलूक लग यूँ रहा है कि जो गलती साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ कर चुके हैं अपने दौरे हुकूमत में, वही गलती अब जनाब आसिफ अली जरदारी साबिक सदर करने चले जा रहे हैं। कि आपको नहीं लगता लगारी साहब स्टैब्लिशमेंट पे इस तरह से बार बार तंकीद करना, टारगेट रखना? हाँ, उन्हें हाथ बांध लेने चाहिए और अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए, अपनी ज़ुबान बंद कर लेनी चाहिए और बिल्कुल खामोश होकर जाकर घर में कोई बिल बनानी चाहिए, उस बिल के अंदर घुस जाना चाहिए और अपना सांस लेना नहीं चाहिए, चुप करके बैठ जाएं और टुक टुक दी दम दम न कशीदम की तस्वीर बन जाएं। भाई ऐसा है, इस मुल्क के अंदर होता रहा है। अयूब खान अपनी डायरी में लिख रहे हैं कि हमने बंगाल को अलग करने का फैसला कर लिया था, फिर क्या शेख मुजीबुर रहमान की जिम्मेदारी या क्या किसी और की? मैं इंतहाई खतरनाक हालात देख रहा हूँ पाकिस्तान के छोटे सूबों के साथ जो हो रहा है, जो कोई सिंध के साथ, सराइकी बेल्ट के साथ, बलूचिस्तान के साथ, खैबर पख्तूनख्वा के साथ, फाटा के अवाम के साथ जिस तरह का सलूक हो रहा है, जिस तरह से हालात तेज़ी से ख़राबी की तरफ जा रहे हैं, कोई संभालने वाला? अयूब खान के हालात के दिनों के हालात से ज़्यादा ख़राब हालात होने जा रहे हैं। ये मौजूदा सियासी हुकूमत बेचारी संभालने वाली भी नहीं होगी, इसको संभालना आएगा भी नहीं। मेरे ख्याल में उसको इस तरफ बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं दौड़ना चाहिए, अपनी रफ्तार को और अपने घोड़े की बागों को खींचना चाहिए और खींच कर उसको रोकना चाहिए कि इस तरह से ना हो कि हम पाकिस्तान के लिए मसाइल पैदा करें। ठीक है, आज की लेटेस्ट डेवलपमेंट के हवाले से नाज़रीन आपको एक और दें कि FIA ने सुप्रीम कोर्ट से असगर खान केस की फाइल बंद करने की सिफारिश की है और कहा गया है कि मामला 25 साल पुराना है। जिन सियासतदानों ने रुकूम ली वो इससे इनकारी हैं, लिहाजा अब FIA ये कह रही है कि ये जो केस है वो बंद कर देना चाहिए। लगारी साहब, मेरी याददाश्त अगर मेरा साथ दे तो ये जो केसेस हैं 30 साल पुराने केसेस हैं और मेरी पैदाइश से पहले के हैं, जब मेरी आंखें भी नहीं खुली थी।
30 साल के केस से FIA कुछ नहीं निकाल सकी, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं निकाल सका, लेकिन 3 माह के मुख्तसर अरसे की रिपोर्ट में ऐसा हो जाता है कि लोग जेलों में पहुंच जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1990 के इलेक्शन धांधली ज़दा थे, जजमेंट है, फैसला है, और यह था कि इसमें पैसे खर्च हुए। ISI के चीफ कहते हैं कि हमने पैसे सियासतदानों में बांटे, ऑन द रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में यह स्टेटमेंट दिया जाता है। पैसे देने वाले पैसे दे रहे हैं, पैसे लेने वाले पैसे ले रहे हैं। FIA जो अभी नहीं, FIA तो यूं ढूंढती है कि 3 महीने से आसमान के तारे तोड़कर लाकर रिपोर्ट में भर देती है, और यहाँ कहती नहीं हम फेल हो गए सारी जी, हमें कुछ नहीं मिला। अब सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि जनाब ये सारा कुछ हुआ है। अब FIA किस बुनियाद पर कह रही है? एक नाअहल इदारा है। मैं समझता हूँ कि FIA की पाकिस्तान सतह पर जरूरत ही नहीं है, जब सूबों में इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां मौजूद हैं। सामने नजर आ रही है, है और रिलीफ देना चाहती है, किसी को छोड़ देना चाहती है और नहीं करना चाहती है इस पर कार्रवाई, तो ये जिस पर चाहें उस पर कार्रवाई करें, जिस पर चाहें उस पर कार्रवाई ना करें। अब इसमें तो बड़े बड़े सुरमा फंस रहे हैं ना, बड़े बड़े चीफ आ रहे हैं उस सारे के सारे में। मैंने खुद देखा था असलम बेग, जनरल असलम बेग को और जनरल असद दुरानी साहब को सुप्रीम कोर्ट में पेश होते हुए, इस मामले में जवाबात के लिए हाजिर होते हुए मैंने खुद देखा है। अब जो है ये FIA नया चीज ढूंढ कर लाई है और कह रही है कोई साबित नहीं हुआ। तो ये रिपोर्ट से यकीनी तौर पर कहीं ना कहीं लोगों के लिए मुश्किलात का बाइस तो बनती है, स्पेशली सियासतदानों के लिए। जब से JIT की रिपोर्ट मंजर आम सरदारी साहब के केसेस को लेकर, फरियाल तारपुर साहिबा के केसेस को लेकर, हम देख रहे हैं कि जो कराची की सियासत है बिलखुसूस वहां पर काफी उतार चढ़ाव नजर आ रहा है, और वहां पर रहने वाली दीगर जो जमातें हैं, फिर उनका ताल्लुक MQM पाकिस्तान से हो या फिर मौजूदा हुकूमत, वो वज़ीर आला से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर रहे हैं। और PTI सिंध जो है वहां पर गवर्नर राज का इंदिया दे रही है, लेकिन गवर्नर इससे लाइल में ऐसा हो सकता है कि PTI जो है वो सिंध में गवर्नर राज कायम कर ले। वो कह रहे हैं कि जी अखलाकी बुनियाद पर इस्तीफा देना चाहिए। इमरान खान ने सरकारी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया और नैब ने उनको बुलाया, अखलाकी तौर पर मुस्तफी हो जाना चाहिए। वज़ीर दिफा को बुलाया गया और कहा गया कि मालम जब्बा में आपने 375 एकड़ ज़मीन गैर कानूनी तौर पर अलाट की, तो वज़ीर दिफा को इस्तीफा देना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा उसमें शामिल थे, वज़ीर सयाहत थे, वो इस अलाटमेंट में उनको इस्तीफा देना चाहिए। इसी तरह से जो है अलीम खान पर इल्ज़ामात हैं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पर इसी जमीन के लिए मामले में इल्जामात हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। बिस्मिल्लाह मिसाल कायम कीजिए। फिर हम मुराद अली शाह साहब से भी कहेंगे आप पीछे लग जाएं उस लाइन में, आगे ये जा रहे हैं रिजाइन करते जा रहे हैं, पीछे आप भी जाकर रिजाइन करें। अखलाकी बुनियाद PTI तलाश कर रही है जिसके ऊपर इतने सारी चीजें लगी हुई हैं। ठीक। अच्छा नाज़रीन, आज के चूंकि हम करंट अफेयर पर आखिरी सेगमेंट में, तो हमारी सेकंड लास्ट स्टोरी ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने केसों में मुलविस हुकूमती वज़रा के नाम भी ECL में डालने का फैसला किया है। जिन वज़रा के खिलाफ करप्शन के इल्जामात के रेफरेंसेस दायर हैं, उनका नाम भी ECL में डाला जाए। कितना दुरुस्त है ये मुतालबा? मैं ये कह रहा हूँ कि मुराद अली शाह का नाम ECL में है, वज़ीर आला सिंध है, तो फिर क्यों ना डाला जाए वज़ीर दिफा का नाम? फिर क्यों ना डाला वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का नाम? फिर आतिफ खान का नाम क्यों ना डाला जाए? और फिर आजम खान साहब का नाम क्यों ना डाला जाए? वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का डाल दें आप नाम उनके भी, चूंकि उन पर भी इल्जामात हैं। इधर भी JIT की रिपोर्ट है, वहां भी कोई ना किसी रिपोर्ट पर रेफरेंस बन रहे हैं, रेफरेंस बनने के लिए कहा गया है, नैब पर पेशियां हुई हैं, तो आप लगाएं। साहब यही कह रहे हैं कि अगर JIT की रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर सब कुछ किया जा रहा है, तो फिर उनके खिलाफ भी सब कुछ होना चाहिए, इसी तरह से होना चाहिए। और ये मुतालबा इस हद तक तो जायज़ है ना भाई, आप इस तरफ कर रहे हैं, आप यहाँ पर भी वज़रा जो है वो ECL पर हैं, और जरदारी साहब को भी ECL पर डाल दिया गया, बिलावल को भी डाल दिया गया, MP हैं फरियाल टालपुर, उनको भी डाल दिया गया। तो यहाँ बिस्मिल्लाह करें, इन सबको डालें, और अलीमा खान साहबा का भी नाम है, उनका भी नाम ECL में डालें। देखें एक तरह ढोल बजेगा, फिर पता चलेगा कि क्या। प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट ये क्या बात उनको बताएं कि हम बात करें आज अपने सदर साहब के सदर मुमलिकत जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब। माना कि हमारे सदर को प्रोटोकॉल लेने का शौक नहीं है, लेकिन बड़े ताजुब की बात है, जहाँ जहाँ वो जाते हैं प्रोटोकॉल उनके पीछे पीछे जाना शुरू कर देता है। ये मैं कहाँ की कहानी है, कहाँ का जोग्राफिया, कहाँ का तरीक़ाकार आपको बता रही हूँ। ये फुटेज आप खुद देखिए और फिर बात करते हैं उस पर। अस्सलाम वालेकुम। आज जुम्मा है, पहले तो तमाम मुसलमानों को जो है वो जुम्मे की मुबारकबाद। और इसके बाद हम यहाँ पे जो है वो जुम्मे की नमाज पढ़ने आए मोहम्मद अली सोसाइटी में, मस्जिद बिलाल में। और ज़रा यहाँ पे मनासिर हम आपको दिखा दें। लगाओ मेरी बातें भी लगाओ इसमें। ये यहाँ पे जो है वो लाइन लगी हुई है, और आरिफ अलवी आए हुए हैं यहाँ पर, मेरा ख्याल है। ये आरिफ अलवी साहब जो है वो नमाज पढ़ने के लिए आए हैं मस्जिद में, बराबर में रहते हैं, उनकी वजह से ये हो रहा है साला। और यहाँ पे ये लाइंस देखें आप। खाना काबा में भी नहीं जाते भाई सर हम लोग,
खाना काबा में भी नहीं जाते। ये आरिफ अलवी साहब की प्रोटोकॉल है। बड़ी बेहतरीन तब्दीली है। प्रोटोकॉल खुद नहीं लेते लेकिन प्रोटोकॉल आपके पीछे जाना शुरू कर देता है। अवाम किस कदर खफा है। लगारे साहब आपने खुद भी देख लिया आपने। और आरिफ अलवी साहब जैसा आदमी जो बहुत मोहतियात होते हैं और बड़े हसास होते हैं कि भाई ये क्या हुआ 22 गाड़ियां ले आए आप लोग, इस तरह से मुझे ले जाएंगे। अब यहाँ पर नमाज पढ़ने खुदा के पास जा रहे हैं आप तो अब आपने आपको खुदा से सपुर्द करते जाते हैं और फिर जाकर कलाम करते हैं। आप अपने खुदा से, अपने अल्लाह से आप कलाम कर रहे होते हैं, उसमें भी आपको सिक्योरिटी चाहिए। फिर तो आपने एक शहरी की बात सुनी, उसने कहा कि इस तरह की कतारें तो खाना काबा में नमाज पढ़ने जाने के लिए नहीं लगती हैं। तो नाज़रीन, असूली तौर पर जो तब्दीली की खिदमत है वो आज तक हमें यही कहती आई है कि प्रोटोकॉल जो है वो ख़त्म होना चाहिए। मुल्क में इस तरह का तबका जो मौजूद है उसे अवाम के लिए एक मिसाली जो है वो इक़्तिदार का नमूना ख़ुद को बनाना होगा। जबकि हम बात करते हैं मदीना जैसी रियासत की, तो मदीना जैसी रियासत में एक आम शहरी कह रहा है खान साहब ऐसा नहीं होता। तो सदर मुमलिकत जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, हमारी आपसे गुजारिश है कि आपकी इस प्रोटोकॉल की वजह से, बिल्कुल आप नहीं ले रहे होंगे लेकिन ये प्रोटोकॉल आपके पीछे पीछे गया, उस पर हम तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये आवाम है, ये ख्वार हो रहे हैं, ये परेशान हो रहे हैं। जुम्मे का रोज था, उन्होंने भी नमाज पढ़नी थी, तो उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में ऐसा कुछ ना हो। इसी के साथ ही मुझे, मेरी टीम और जनाब लगारी साहब को दीजिए इजाज़त। नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।